हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चल रहा था। डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं पर भी अगर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन है तो चार्ज के एक्सेलरेटेड मोशन से प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने बताया था आपको, अगर चार्ज स्टेशनरी है सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज मूविंग है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स है, और अगर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहाँ पर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी मीडियम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन हो सकता है। जैसे मैकेनिकल वेव का प्रोपगेशन जो होता है वो बिना किसी मीडियम के पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती है। तीसरी बात यह है कि जो फ्री स्पेस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल हुआ करती है, और उसकी वैल्यू होती है c = 1/μ0 × ε0। और आपको पता है इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आया करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मीडियम है जहाँ पर जो परमिटिविटी है ये म्यू है और परमेबिलिटी जो है परमिटिविटी एप्सिलॉन है, परमेबिलिटी अगर म्यू है तो वहाँ पर जो स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होगी 1/μ × एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होगी। और आप जानते हैं कि जो म्यू की वैल्यू होगी वो μ0 से ज़्यादा होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी वो ε0 से ज़्यादा होगी। इसलिए स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वो फ्री स्पेस के अलावा यानी वैक्यूम के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम होता है तो वहाँ पर वो डिक्रीज़ हो जाया करती है। तो ये तीसरी बात हो गई। फोर्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, और वो दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। इसका मतलब वेक्टर E, वेक्टर B और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। उससे अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो दोनों फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है। आप लोग पढ़ा चुके हैं कि ½ ε0 × E² ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है 1/2 V²/μ0। ये मैंने बताया था, फ्री स्पेस में बताया था आप लोगों को। और ये दोनों आपस में इक्वल हुआ करती हैं। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल हुआ करती हैं। उसके बाद ये देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विजिबिलिटी के लिए जो लाइट वेक्टर है, जो उसकी विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लाइट वेक्टर है और वो इलेक्ट्रिक वेक्टर हुआ करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक वेक्टर सप्रेस कर देंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख नहीं पाएंगे, हालांकि उसमें एनर्जी अभी भी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और B का जो रेशियो होता है वो C के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड के इक्वल होता है। जो ग्राफ बनाया था मैंने आपको दिखाया था टाइम के साथ इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन का और मैग्नेटिक वेक्टर के वाइब्रेशन का, तो आपको ध्यान होगा कि एक ही इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ज़ीरो होती हैं, एक साथ दोनों बढ़कर मैक्सिमम होती हैं, फिर एक साथ ज़ीरो हो जाया करती हैं, फिर एक साथ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाया करती हैं, फिर एक साथ ज़ीरो हो जाया करती हैं। इसका मतलब कि वेक्टर E और वेक्टर B जो होते हैं वो सेम फेज़ में हुआ करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो आप लोगों को याद करना है। उसके बाद जो आर्टिकल आता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैंने
यहाँ पर लिखा हुआ है, पीछे पूरा बनाया हुआ है। ये आपको याद करना है। इसकी कौन कौन सी वेव्स हैं हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उनका इन्वेंशन कैसे किसने किया है, कौन से ईयर में हुआ है, उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके यूजेस हुआ करते हैं, ये सब बातें आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको आपको याद करना है। आप देखिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं गामा रेज़ के बारे में। आप देखिए गामा रेज़ जो हैं इसको डिस्कवर किया हेनरी बेकरेल ने 1896 में। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻20 हर्ट्ज़ से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़ तक है। वेवलेंथ रेंज 1 × 10⁻14 मीटर से 1 × 10⁻10 मीटर तक है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस या पेयर एनिलेशन, ये आप लोगों को याद होगा, पेयर एनिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को, उससे हुआ करता है। उसके बाद आप देखिए डिटेक्शन जो होता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए या तो हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, या गेजर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, या आयनाइजेशन चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी आप देखिए जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ये मेटल को पेनिट्रेट कर सकती है, यानी रेडियोग्राफी में काम में आती है, आयनाइज कर सकती है गैसेस को, ये फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर हम लोग इन रेज़ को डालते हैं, एक्स रेज़ को या गामा रेज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अगर हम लोग गामा रेज़ या एक्स रेज़ को डालते हैं किसी भी मेटलिक सरफेस पर, तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाया करते हैं। ये दोनों रेज़ जो होती हैं ये या तो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं या डिफ्रैक्ट हो सकती हैं क्रिस्टल से, जिसकी वजह से हम लोग क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग को उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन कर सकते हैं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसकी किलिंग के काम में आती हैं, मेडिकल की ट्रेसिंग के काम में आती हैं, और फूड प्रिजर्वेशन के काम में आती हैं। देखिए गामा रेज़ जो हैं वो फूड प्रिजर्वेशन के काम में आया करती हैं, और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करने के काम में आती हैं। फिर हम लोग आते हैं एक्स रेज़ पर। आप देखिए नंबर 2 पर है एक्सरे। जो एक्सरे है इसको रॉन्जन ने 1895 में इसको डिस्कवर किया। आप देख रहे हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़ से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज़ तक है। इसकी वेवलेंथ रेंज 1 × 10⁻11 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो हम लोग एक्सरे ट्यूब्स या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आप जानते हैं कि जब हम लोग हैवी मेटल्स पर, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर उन पर हम लोग हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं तो जो इनर शेल्स हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और आउटर शेल्स जो होते हैं वो उनकी जगह लेते हैं। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्स में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज़। तो ये हुआ करता है। आप देखिए कि इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सरे की वो गामा रेज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ जैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देखिए इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है, हालांकि गामा रेज़ से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो इसकी आयनाइजेशन पावर होती है वो गामा रेज़ के मुकाबले ज़्यादा हुआ करती है। एक्सरे के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह हो गया, आपकी हड्डी टूट गई है, तो उसका आप एक्सरे कराते हैं, उसकी नॉलेज मिल जाया करती है। अगर लीवर वगैरह में कोई इन्फेक्शन है या कोई कहीं पर कोई गोली लग गई है शरीर में आपके, तो उसका आप एक्सरे करा सकते हैं। क्रिस्टल एनालिसिस में आप देख सकते हैं सीप में मोती बन गया है कि नहीं बन गया है, इसका अगर आप एक्सरे कर लेंगे तो पता लग जाएगा। बाकी लोहे के बड़े बड़े गार्डर हैं, टायर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसका अगर आप एक्सरे कर लेते हैं तो एयर बबल वगैरह पता लग सकते हैं कि गार्डर में कोई एयर बबल वगैरह तो नहीं है, इसका आप पता लगा सकते हैं एक्सरे से। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं इनकी डिस्कवरी हुई है 1801 में, रिटर्न ने की है।
इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3×10⁻16 हर्ट्ज से 8×10⁻14 हर्ट्ज तक। इनकी वेवलेंथ रेंज है 1×10⁸ मीटर से 4×7 मीटर तक। इनका जो प्रोडक्शन हुआ है, आप देख रहे हैं प्रोडक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का। लिखा हुआ है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल। जब किसी हाई एनर्जी लेवल से क्या होता है कि जब जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको एनर्जी मिलेगी, वो पहुंचेंगे हायर एनर्जी स्टेट्स में, वहाँ पर 10⁻8 सेकंड तक रुकेंगे। जब वापस लौटेंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है। सन से या किसी भी बल्ब से या स्पार्क से या जो हमारे पास आयनाइजेशन ट्यूब्स होती हैं उनसे इनका प्रोडक्शन हो सकता है। और जो गामा रेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इसमें होती हैं, लेकिन इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो उससे काफ़ी कम होती है। लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को प्रोड्यूस कर सकती हैं और एब्जॉर्ब बाय गैसेस से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। कैन कॉज मैनी केमिकल रिएक्शंस आयनाइज एटम्स इन एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन आयनोस्फेयर। जो आयनोस्फेयर होता है, आप जानते हैं आयनोस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जगह होती है काफ़ी ऊपर जाने पर जिसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं। वहाँ पर गैसेस को आयनाइज करके ये आयनोस्फेयर बना दिया करती है। ठीक है भाई, तो ये काम होता है। और इसके अलावा देखिए टेनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, तो उसको स्किन का रंग को काला कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत सारी स्किन क्रीम्स आती हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की डिस्कवरी न्यूटन ने की थी 1666 में। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 8×14 हर्ट्ज से 4×14 हर्ट्ज तक है। वेवलेंथ रेंज 4×7 मीटर से 7.8×7 मीटर यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक आप जानते हैं कि इसकी रेंज हुआ करती है। आप देखिए कि यहाँ पर भी जो इसका प्रोडक्शन लिखा है, ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉम्स एमिट लाइट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। वही बात जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि जब कहीं से एनर्जी मिलती है तो जो इलेक्ट्रॉन हैं एटॉम में वो अपनी ग्राउंड स्टेट से चले जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, 10⁻8 सेकंड तक वहाँ रुकते हैं और जब वापस लौटते हैं तो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, फोटोन निकलते हैं और वही रेडिएशंस हुआ करते हैं और उससे विजिबल लाइट मिल सकती है हम लोगों को। आप जानते हैं कि जो आयनाइज्ड गैसेज होते हैं उसके लैंप से या जो हॉट बॉडीज़ होती हैं उससे विजिबल लाइट निकला करती है। और आप देखिए कि इसकी वजह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, फोटोग्राफी हो सकती है और आपका जो आप इसको देख सकते हैं रेटिना पर सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं ये। और जो विजिबल लाइट होती है उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसमें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये 1800 में विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4×14 हर्ट्ज से 6×10 हर्ट्ज तक है। इसकी वेवलेंथ रेंज 7×7 मीटर से 5×2 मीटर तक है। और जो इसका प्रोडक्शन है ये वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ से इसका प्रोडक्शन हुआ करता है। आप देखिए कि हॉट बॉडीज़ या सन इंफ्रारेड रेडिएशंस के सोर्स हैं और थर्मोपाइल, बोलोमीटर या इंफ्रारेड फोटोग्राफिक प्लेट से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये यूज़फुल हैं, किसकी चीज़ में यूज़फुल हैं? आप देखिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब कि जहाँ पर शीशे के रूम्स बना दिए जाते हैं और उसमें प्लांटेशन किया जाता है, बहुत ऐसी जगह जहाँ पर बहुत टेम्परेचर डाउन होता है, तो वहाँ पर रेडिएशंस को अंदर ले लिया जाता है उस रूम के जो ग्लास से बना हुआ होता है। और उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा अंदर आकर जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाया करता है तो वो रेडिएशन जो होते हैं वो उस जगह से बाहर नहीं जा पाया करते हैं और जो वो रूम है जिसके अंदर प्लांटेशन आपने किया हुआ है वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, तो वो होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके अलावा आप देखें कि कोहरे में या
धुंध में अगर आपको देखना है, ठीक है ना, आप देखिए हेज़ फ़ोटोग्राफी में काम में आती हैं। और अगर सोलर सेल आपके पास हैं तो आप इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सैटेलाइट में यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में और जो सीड्स होते हैं उनको सुखाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके डिटेक्शन में इसका काम होता है। आप देखिए इसके अलावा कि जो केमिकल्स हैं उसकी प्योरिटी को जानने में काम में आती हैं, और जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी में इसका रोल होता है। ये इसके यूजेस हैं। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स हर्ट्ज़ ने देखी थी 1888 में डिस्कवर किया। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी है 31011 से 1109 हर्ट्ज़ तक। वेवलेंथ रेंज है 110 मीटर से 310 मीटर तक। क्लेस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व से इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखें कि ये पॉइंट कांटेक्ट डायोड से इसका डिटेक्शन हो सकता है। इसका जो यूज़ होता है वो रडार कम्युनिकेशन में इसका यूज़ हुआ करता है। इसका यूज़ होता है अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनालिसिस करना चाहते हैं या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जितनी भी वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए माइक्रोवेव्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिकेट की बॉल है और या फिर किसी भी व्हीकल की अगर स्पीड को मालूम करना है, एरोप्लेन कंट्रोल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, तो बहुत सी इसका यूज़ हुआ करता है। फिर आती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स देखिए कि मार्कोनी ने 1895 में इसकी डिस्कवरी की थी। फ्रीक्वेंसी रेंज 310 हर्ट्ज़ से 310 हर्ट्ज़ तक होती है। तो 110 मीटर से 110 मीटर तक हुआ करती है इसकी वेवलेंथ। इसका प्रोडक्शन जो होता है रैपिड एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एंटीना में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन हो रहा है तो वहाँ से इसका प्रोडक्शन हुआ करता है। और इसका डिटेक्शन जो होता है वो रिसीविंग एंटीना इसको डिटेक्ट कर सकता है। आप देखिए रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में और जो मोबाइल टेलीफोन्स होते हैं उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है। तो ये सब आप लोगों को ये सब बातें समझनी है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है। एग्ज़ामिनेशन में ये फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ टेबल में लिखी हुई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि टेबल में तो एक लिमिटेड स्पेस है, जितनी हम लिख सकते थे उतनी मैंने लिख दी है यहाँ पर। फिर भी इसके अलावा और भी होती हैं, उसको आप ठीक तरीके से याद करिएगा। एक क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में और भी आता है, वो मैं आपको बता दूँ। वो क्वेश्चन याद करने की जो टेक्निक है वो मैं आपको बता दूँ। वो क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारी रेज दे दी जाएंगी, आप लोगों को 4-5 रेज इसमें से दे दी जाएंगी, गामा रे, विजिबल और ऐसे ही लिख दी जाएंगी इधर उधर। और फिर ये कहा जाएगा कि आप इसको फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको बताइए। तो आप लोग को ये जो सीक्वेंस है ये याद नहीं रह सकता, भूल जाते हैं। शुरू में याद हुआ हाँ गामा रे से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में याद नहीं रहता कि कौन सी वेव कहाँ पर आ रही है, कौन सा रेडिएशंस कहाँ पर आ रहा है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत आसपास है, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात रहती है। और ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आता है।
तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज का ये कौन सा ऑर्डर है। आप देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, इसकी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। और वेवलेंथ का कैसा ऑर्डर है, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना। तो अगर आपने ये ऑर्डर मालूम कर लिया, ये अगर आपको याद रह गया, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप एक स्टेटमेंट याद रखें, जैसे कि आपको याद रखना है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, अगर आपको ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो आप एक सेंटेंस याद रखिए, गोल्डन XUV इन माई रेंज। गोल्डन कलर की XUV कार वो आपकी रेंज में है, तो आप लिखेंगे गोल्डन XUV इन माई रेंज। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में ये आपको लिखना है, वो ऑर्डर कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गोल्डन XUV इन माई रेंज, तो गोल्डन का मतलब गामा रे, XUV एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इन माई रेंज, इनसे इंफ्रारेड, माई का मतलब माइक्रोवेव, रेंज का मतलब रेडियो वेव्स। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहता है तो आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर में सिलेबस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्वेश्चंस जो आएंगे वो टू द पॉइंट आप लोग उसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को ठीक तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट यूनिट हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।